वेजेस के लिए बहुत अच्छी खबर है और ये खबर लेकर आए हैं रविहंस जी हमारे साथ। इनसे जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वो उम्मीदें पूरी होने जा रही है और आपके लिए कैसी सुविधा मिलने जा रही है जो लगातार परमानेंट एम्प्लॉइज को मिल रही है। रवि जी, क्या खुशखबरी है और किस तरह से एक्शन मोड में इस बार सरकार आई है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम इसको खुशखबरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सरकार जो कुछ ना कुछ एक्शन मोड में आई है। तो कहीं लग रहा है आज की सरकार को डेली वेजरों का भी ध्यान आया है। हमने पिछले लगातार मैं कोशिश में था कि ये पीएफ का जो बेनिफिट है ये डेली वेजर को मिलना चाहिए। दुख होता है हमें कि जब हमारा 60 साल का साथी कोई रिटायरमेंट होकर घर चला जाता है तो वो खाली हाथ जाता है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कोई काम करता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर के अंदर भी काम करता है, तो उसको भी जब वो रिटायरमेंट जाता है तो उसको बेनिफिट मिलता है। अगर आज हमारा डेली वेजर 30 या 32 साल सर्विस करने के बाद खाली हाथ रिटायर जा रहा है, तो अगर ईपीएफ का बेनिफिट उसको मिला होता तो कम से कम 7-8 लाख रुपया वो जाते समय घर लेके जाता, सेविंग लेके जाता। तो ये मैं लगातार पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा था। मैंने पहले भी जुलाई में ही ये लेटर सबमिट किया था ईपीएफ कमिश्नर को। उसके बाद सरकार को 2 बार नोटिस भी निकलवाया था। तो अब जाकर के सरकार ने इस पे एक्शन लिया और सरकार ने डिपार्टमेंट्स को लिखा है कि अगर हम इनको ईपीएफ और ईएसआई स्कीम लागू करते हैं तो क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगी। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने एक बढ़िया कदम जो है वो डेली वेजर के हक में उठाया। और अगर ये चीजें भी लागू हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रिलीफ जो डेली वेजर को मिल सकती है। अब हम देखेंगे, पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं हमारे कई साथी बीमार होने के बाद डेथ हो गई, जो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए। वजह यही थी कि फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। अगर ईएसआई स्कीम लागू होती, तब लागू हो जाती, तो वो कम से कम अपना बेहतर ट्रीटमेंट करवा सकते थे। अभी पिछले रिसेंटली एक हमारा साथी है मोहम्मद असलम, उसको हार्ट अटैक आया था, तो उस बेचारे ने कर्ज लेकर के अपना 2 स्टंट डलवाए थे। तो आज ही मैं कहीं सुबह चर्चा कर रहा था कि अगर ईएसआई स्कीम उस वक्त ये लागू हुई होती तो वो कम से कम वो कर्ज से बच सकता था, तो खर्चा सरकार का होता। तो ये मुझे लगता है कि अगर ये दोनों चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ डेली वेजर को बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और मेरी एक पर्सनल कोशिश भी है कि जैसे मैंने 2020 में भी एक नोटिस निकलवाया था, तब 450 करोड़ की रिकवरी पीएचई डिपार्टमेंट की निकली थी पीएफ की, क्योंकि ये 94 से पहले लागू था। 94 से पहले जो लोग डेली वेजर थे उनके ऊपर सीपी, तब सीपी नाम होता था इसका, कंट्रीब्यूशन पेंशन। तो जब 94 तक जो लोग परमानेंट हो गए, उसके बाद ये तो मुझे लग रहा है कि कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े नेता हमने देखे हैं यहाँ पे, सब कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। नेता हमारे ट्रेड यूनियन के भी लीडर बड़े देखते हैं हम, कि वो कहते हैं हमने आसमान से तारे तोड़ दिए डेली वेजरों के लिए, लेकिन जो बेनिफिट लोगों को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। आज तक ईपीएफ का मुद्दा किसी भी डेली वेजर नेता की तरफ से नहीं उठाया गया। और मुझे ये महसूस हुआ कि ये कम से कम हम रेगुलाइजेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारा जायज हक है, उसके लिए हम लड़ सकते हैं, लड़ेंगे और वो रेगुलाइजेशन हमने लेनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो अदर बेनिफिट हमें मिलने चाहिए थे उसके लिए हम आंखें बंद कर ले। तो ये इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया था और आज हमें लग रहा है कहीं ना कहीं वो हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। उसमें थोड़ा सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। तो मैं तो ये कहूंगा सरकार को कि सरकार ये चीजें जल्द से जल्द लागू करे। और जो हमारा मेन फोकस रेगुलाइजेशन का है तो वो चल ही रहा है। यानी कि इधर सरकार की तरफ से प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से लगातार लोग आपसे कहते थे कि आप इतनी वकालत क्यों कर रहे हैं भारतीय मजदूर संघ की, आप उनके साथ क्यों चल रहे हैं, ये एक अन्य पॉलिटिकल पार्टी का है जो सत्ता में है, उनका केंद्र है, ये उनका एक यूनिट है। उनको भी कहीं ना कहीं जवाब है कि जो मिलना है वो केंद्र से मिलना है। मैम, एक तो होता है कि लोगों को डिवाइड करना, वो उनकी पॉलिसी है। भारतीय मजदूर संघ एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये इसमें कम से कम इस वक्त 6000 यूनियंस काम करती हैं। 6000 यूनियन का एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है और 29 देश जिनको भारतीय मजदूर संघ लीड करता है। ये कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और रही बात अगर हम कहीं सीखते हैं तो हम इन्हीं से सीखते हैं। हमने भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हैं, तभी हमें थोड़ी कानून की नॉलेज है। हम वो मुद्दे उठाते हैं जो जेन्युइन होते हैं और जिनके जो हमारा जेन्युइन राइट बनता है, हक मिलना चाहिए और वो मिलता भी है। लेकिन होता क्या है कि हमारे लोग हमें ही बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और रही बात, आपने कहा कि भारतीय मजदूर संघ, मैं भारतीय मजदूर संघ का सेक्रेटरी हूं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये सत्ता का यूनिट है, तो उनके लिए इतना दिमाग पता नहीं कहां चला जाता।
अगर भाजपा के खिलाफ भाजपा का यूनिट होता तो अब मैं यहां नहीं होता। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सत्ता में थी तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको क्रिटिसाइज करने में, चुनाव थे, चाहे कुछ भी था, मैंने कभी उनको माफ नहीं किया। हमने अपने हक के लिए उनके खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी है। तो अगर ये उनका यूनिट होता तो वो मुझे क्या रहने देते? तो इसी से साबित होता है कि ये उनका यूनिट। पूर्व भी सर बातचीत हुई थी जब आपने कहा था कि जो वित्त मंत्री है देश की निर्मला सीतारमण, उनके आगे एक मेमोरेंडम भी रखा गया था, उसमें क्या बातें थी, क्या तथ्य थे, क्या उस पर भी कुछ एक्शन हुआ है? हाँ मैम, बिल्कुल उसके ऊपर भी एक्शन होगा। यहाँ थोड़ी सी हमारे अंदर भी कमी है, कुछ टेक्निकली डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला है, उसमें मैं लगा हुआ हूँ कार्रवाई में, उसको भी हम फॉलो अप करेंगे। कोई रजिस्ट्रेशन का एक मसला था, वो चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा हम डायरेक्ट होम मिनिस्टर से खुद भी मिलेंगे, और उन्होंने वादा भी किया था कि हम प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब से बात करके ये कहीं ना कहीं आपका इस मसले को सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को भी आज आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा, और हम कल भी जावेद राणा साहब से मिले थे और जावेद राणा साहब ने फिर अपना वादा दोहराया है कि मैंने जो वादा किया है मैं उस पे लगा हुआ हूं, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं। और पहली किस्त जो पेंडिंग, जी, उन्होंने कहा है कि मैं पूरी जोर लगाया हुआ, और सीएम साहब से मेरी बात हो चुकी है, और जैसे ही ये बजट रिलीज होगा कुछ ना कुछ हम किस्त आपको जरूर देंगे। तो जो मैंने आपके चैनल पे देखा भी, कुछ लोग हमें सवाल भी कर रहे थे कि 7 तारीख को प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ, जब 6 तारीख तक टाइम दिया था तो 7 को प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ। ये जवाब उनके लिए नहीं है, बल्कि मेरे उन साथियों के लिए है जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और जो हम पे विश्वास करते हैं। ये उनको जवाब दे रहा हूं मैं कि कहीं किसी के मन में कंफ्यूजन आ भी सकती है कि क्या कारण है कि क्यों इन्होंने आगे कंटिन्यू किया। पहली बात, एजिटेशन होती है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और सरकार को मजबूर करने के लिए कि सरकार हमारे साथ बातचीत करे। अब बातचीत कंटिन्यू चल रही है, जिस वजह से पहला कारण यह है कि इसलिए हमने 7 तारीख को प्रोटेस्ट नहीं किया कि जब एक मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि जैसे ही ये ग्रांट्स रिलीज होंगी मैं एक किस्त आपको बुलाया भी तो गया था। बिल्कुल। तो जब एक कमिटमेंट मिनिस्टर के साथ हुई है, जब तक वो अपनी कमिटमेंट तोड़ेंगे नहीं, तो अगर हम प्रोटेस्ट करने जाएं तो इसका मतलब है कि हमने वादा तोड़ा। हम वो नहीं करना चाहते। अगर सरकार धोखा देगी तो हमें किसी ने बांधा नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है, वो ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा कारण ये था कि जिस दिन 27 मार्च को हमारी कमिटमेंट हुई थी, हमने लगभग 1-1:30 बजे के करीब सारा मीडिया को एड्रेस कर दिया था कि हम 7 तारीख तक टाइम दे रहे हैं। इन बिटवीन उसी दिन सेम डे वाहिद परास जो एमएलए हैं पीडीपी के, उन्होंने एक रेजुलेशन बिल दिया था, प्राइवेट मेंबर बिल के लिए अप्रूवल के लिए दिया था राजभवन में। उसी दिन उसको अप्रूवल मिल गई कि वो असेंबली में आएगा, और इसीलिए हमने 7, 8, 9 को प्रोटेस्ट नहीं किया। हम इंतजार कर रहे थे कि जो प्राइवेट मेंबर बिल असेंबली में आ रहा है उसके ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, उसके ऊपर डिस्कशन हो, इसलिए हमने 7-8 तारीखों को प्रोग्राम जो है वो नहीं किया था। हमारे डेली वेजर साथियों को जिन्होंने इतना विश्वास हम पे जताया और इस मुकाम तक इस एजिटेशन को पहुंचाया है कि बार बार सरकार बातचीत कर रही है, तो हमें उस बातचीत के दरवाजे को बंद नहीं करना है। एजिटेशन कब करनी है उसका सीधा ये है कि अगर सरकार अपना वादा तोड़ेगी, अभी हमें विश्वास है कि जैसे वो बार बार कह रहे हैं मिनिस्टर साहब, उसके बाद हम 2 बार उनसे मिल चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी काबरा साहब से भी 2 बार मिले हैं, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जो आपके साथ वादा किया है उसको पूरा करेंगे। अगर कहीं लगेगा कि सरकार धोखा देने की कोशिश कर रही है तो हम फिर मैदान में आ जाएंगे। हम कोई डरने वाले नहीं है या समझौता करने वाले नहीं है कि बिना कुछ लिए हम समझौता कर लेंगे। देखिए, साफ तौर पर अब यहाँ पर गेंद जो है वो मुख्यमंत्री के पाले में है, और फंड्स की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के पाले में है, उप राज्यपाल के पाले में है। जम्मू कश्मीर में पिछले लंबे समय से अस्थायी कर्मचारी जो है धरने कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, सरकारी कमेटी भी गठित करते हैं, लेकिन इनको कहा गया है 6 महीने के भीतर आप देख लीजिए। और पहली जो किस्त है पेंडिंग वेजेस की, जिसमें अगर हम कहें 72 महीने का पेंडिंग वेजेस और 400 करोड़ का आंकड़ा इनकी तरफ से दिया गया है जम्मू संभाग का, उसमें से अगर कुछ राहत मिलती है तो ये कहते हैं कि हम समय देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप ऐसी रिपोर्ट बनाइए जिसमें हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक पीएचडी डेली वेजर के साथ इंसाफ हो, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जंग है, ये जो एजुकेशन है, ये जो स्ट्रगल है, पीएचडी एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से लड़ी गई है, और अन्य जो डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स है उनको भी अगर बाहर आना है, वो चाहते हैं सरकार उनकी बात सुने, तो उनको बाहर आना होगा, अपने नेतृत्व को आगे लेकर जाना होगा। जम्मू कश्मीर की सियासत जो है डेली वेजर्स के नाम पर हमेशा गर्म रहती है, लेकिन इस बार डेली वेजर्स को पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि खुद इस विभाग के मंत्री
यूनियन ने इनसे मुलाकात की है और बार बार बुलाकर यही कहा है कि हम अपने वादे जरूर पूरे करेंगे। आप यूं हमारे से बने देखते रहिए द नॉर्थलैंड डिजिटल, जम्मू से रोहान। नमस्कार।